प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की यात्रा पूरी कर सिंगापुर पहुंच गए हैं, जहां भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान अप्रवासी भारतीयों ने पीएम को राखी भी बांधी। पीएम मोदी यहां कुछ अलग अंदाज में दिखाई भी दिए। वो महाराष्ट्र के रंग में रंगे दिखाई दिए। उन्होंने यहां जमकर ढोल बजाया। पीएम नरेंद्र मोदी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र के साथ रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए सिंगापुर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा समाप्त करने के बाद सिंगापुर पहुंचे और इसके पहले उन्होंने ब्रुनेई की यात्रा की थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण थी। ब्रुनेई के सुल्तान हाजी असनाल बोल्किया के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसके दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली ब्रुनेई यात्रा थी और साथ ही साथ किसी भारतीय प्रधानमंत्री की दारुस्सलाम की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। पीएम मोदी की ब्रुनेई यात्रा भारत और ब्रुनेई के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई। करीब 4.5 लाख आबादी वाला देश भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और एशिया प्रशांत के विजन के लिए एक अहम भागीदार है। ठीक इसी तरह व्यापारिक और रणनीतिक लिहाज से सिंगापुर भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिंगापुर आने वाले वक्त में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारतीय हितों को सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि सिंगापुर चीन की विस्तारवादी नीतियों पर लगाम लगाने और हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में पहुंच के लिए एक अहम देश बन जाता है। इसके साथ ही पीएम की ये यात्रा और कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। लेकिन मेहमानों से बातचीत करें, उनका परिचय आपसे कराऊं, उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। अपने 3 दिवसीय दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी ब्रुनेई के बाद सिंगापुर पहुंचे, जहां उनका जमकर स्वागत किया गया। पीएम ने भी अप्रवासी भारतीयों के साथ ढोल बजाया। सिंगापुर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की और लिखा कि सिंगापुर पहुंच गया हूं। भारत सिंगापुर मैत्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न बैठकों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। भारत के सुधार और हमारी युवा शक्ति की प्रतिभा हमारे देश को एक आदर्श निवेश गंतव्य बनाती है। हम घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों की भी आशा करते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन से लौटने के 10 दिन बाद ही अचानक ब्रुनेई दौरे का प्रोग्राम बना लिया। उस समय ये सबको चौंकाने वाला लगा था। मात्र 4.5 लाख की आबादी वाले इस देश पे शरिया कानून लागू है और महिलाओं को वहाँ इतनी भी आजादी नहीं है जितनी कि सऊदी अरब दे चुका है। छोटे से इस देश की पहचान यही है कि तेल के मामले में ये रूस, अरब और कनाडा की बराबरी करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ब्रुनेई दौरे से एक संदेश देना चाहते हैं कि दुनिया के सभी मुस्लिम देशों से उनके रिश्ते अच्छे हैं, चाहे सऊदी अरब हो, कतर हो, ईरान हो, इराक हो, मलेशिया हो या इंडोनेशिया या फिर ब्रुनेई हो। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के विस्तार के क्रम में सिंगापुर और भारत के बीच आर्थिक रिश्ते भी लगातार मजबूत होते रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा वित्तीय केंद्र ये देश भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसीलिए कहा जा सकता है कि पीएम के इन देशों की यात्रा के अपने ही निहितार्थ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। सिंगापुर की यात्रा अपने आप में दिलचस्प है। उसकी जो अपनी एक देश के तौर पर यात्रा रही है, वो काफ़ी देशों को सिखाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ के नियम कायदे हैं, वहाँ की पॉलिसीज़ हैं, किस तरह कम समय में अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, किस तरह तकनीक को अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज किया। ये कुछ चीज़ें हैं जो सिंगापुर को अपने आप में बहुत ख़ास बनाती हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए एक बड़ा ही अच्छा पैनल मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ डॉक्टर कौशल सागर हैं, जो कि व्यवसायी हैं सिंगापुर से और वैज्ञानिक भी हैं, वो उनसे भी बातचीत करेंगे। अचल मल्होत्रा, पूर्व राजनयिक, भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अंशु जोशी, इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU, मेरे साथ जुड़ रही हैं। और संजीव श्रीवास्तव जी, जो विदेशी मामलों के जाने माने जानकार हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और शुरुआत में संजीव जी आपसे करना चाहूंगा, मुझे बताएं कि ब्रुनेई, सबसे पहले तो ब्रुनेई और सिंगापुर दोनों ही महत्वपूर्ण है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसको कैसे समझाएं, थोड़ा सा दर्शकों को भी बताइए कि प्रधानमंत्री के ये जो दौरे हैं, ये किन चीजों पर फोकस कर रहे हैं और क्यों जरूरी है। देखिए प्रवीण जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ये जो ब्रुनेई और सिंगापुर का दौरा है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और ये दौरा एक ऐसे समय पर हो रहा है कि जब चाइना पूरे साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी विस्तारवादी और आधिपत्यवादी साजिशों को वो लगातार तेज कर रहा है। और चाइना साउथ चाइना सी के 90% भाग पर एकाधिकार का दावा करता है। उसकी जो काल्पनिक 9-9 के माध्यम से वो पूरे इस क्षेत्र को अपना बताता है, जो कि सीधा सीधा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है।
और ये जो पूरा क्षेत्र है साउथ चाइना सी का क्षेत्र और विशेष रूप से और पूरा जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो 21वीं सदी का विश्व का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में चाइना अपने दबदबे को स्थापित करना चाहता है और चाइना जाहिर है कि शी जिनपिंग के नेतृत्व में अति महत्वाकांक्षी है। वो पहले इंडो पैसिफिक रीजन पे और बाद में आगे चल करके पूरे विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। तो चाइना के जो विस्तारवादी आधिपत्यवादी जो मंसूबे हैं उसकी जो एक अथॉरिटेरियन साजिशें हैं उसके रिस्पांस में भारत की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे अच्छी बात यह है प्रवीण जी कि आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है ये साइडलाइंस पर बैठ करके घटनाओं को देखता नहीं है बल्कि एक्टिव होकर के उन स्थितियों में अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन करता है। कभी हम लुक ईस्ट पॉलिसी पर चला करते थे लेकिन आज का जो नया भारत है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर चलता है। वो इंडो पैसिफिक रीजन के डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन करेगा। भारत की जो भूमिका आने वाले समय में चाइना की विस्तारवादी आधिपत्यवादी साजिशों पर लगाम लगाने में और इस पूरे क्षेत्र में एक नियम आधारित रूल्स बेस्ड ऑर्डर को जो बनाए रखने की जो मैं थोड़ा और डिटेल में इसको समझूंगा संजीव जी, बाकी पैनलिस्ट के ओपनिंग रिमार्क्स लेता हूं। अचल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हम देखते हैं आमतौर पर ये विदेशी दौरे होते रहते हैं, लगातार दौरे होते हैं, ये औपचारिकता होती है या फिर हम देखते हैं कि वेल प्लान तरीके से कुछ जगहों को फोकस भी किया जाता है? इस दौर में अभी ब्रुनोई और फिर सिंगापुर जाना, ये आपको क्या लगता है कि यात्राओं का एक दौर चल रहा है तो उसमें एक और यात्रा ऐड हो गई, या इस समय पर इस दौर में कुछ स्पेसिफिक है जो यहां से मिल सकता है हमको? प्रवीण जी देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी विदेशी दौरा जो होता है वो बिना तैयारी के नहीं होता। इसमें बहुत सारा होमवर्क जाता है और किसी भी देश को चुनने से पहले काफ़ी बड़ा विचार किया जाता है कि इसकी जाने का इट्स नॉट फोटो अपॉर्चुनिटी या घूमने के लिए तो कोई जाता नहीं है प्रधानमंत्री के लेवल पे। तो इस पे कई चीज़ें हैं। देखिए, बहुत से ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारे संबंध मधुर हैं लेकिन रिश्तों में कोई कंटेंट नहीं होता। कुछ ऐसे देश हैं जहां रिश्तों में थोड़े से मनमुटाव होते हैं और कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारे संबंध भी अच्छे हैं और कंटेंट भी है रिश्तों में। तो हर दौरे का एक अलग मकसद रहता है। अब जहां कंटेंट नहीं है वहां कोशिश की जाती है कि इन मधुर संबंधों का फायदा उठा के अब रिश्तों में कंटेंट ऐड किया जाए। जहां तक ब्रुनई का सवाल है, अगर हम देखें, रिश्ते अच्छे हैं, मधुर संबंध है, कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन जो कंटेंट है वो इतना रिच नहीं है। थोड़ा सा ट्रेड है, $215 मिलियन का, हाइड्रोकार्बन्स इंपॉर्टेंट है, स्पेस के लिए हमारा एक टेलीमेट्री कमांड सेंटर वहाँ 2000 से इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो यहाँ जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इसमें और कंटेंट ऐड करना और इसका जो लेवल ऑफ रिलेशनशिप है इसको और आगे ले जाना। ये बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ जी। जहाँ तक सिंगापुर है, ऑलरेडी हमारी 10 साल से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। वहाँ हमें नए एरियाज की तलाश है कि हम नेक्स्ट लेवल पे और आगे कहाँ जा सकते हैं। डिजिटलाइजेशन है, सेमीकंडक्टर्स हैं और जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। तो हर विजिट का एक अलग रहता है जी। अब आप लार्जर कॉन्टेक्स्ट में आएंगे तो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में दोनों कंट्रीज जो हैं वो आसियान की मेंबर्स हैं और इंडो पैसिफिक में जो हमारा विजन है जिसके बारे में श्रीवास्तव जी ने भी जिक्र किया है, तो वहाँ ये फिट बैठती हैं। सिंगापुर हमारा बहुत बढ़िया अच्छा कोऑर्डिनेटर आप कह सकते हैं। आसियान के अंदर हमारे इंटरेस्ट शुरू से प्रोजेक्ट किए हैं। हमारी जो आसियान में डायलॉग पार्टनरशिप में भी हमें पूरी सपोर्ट सिंगापुर की तरफ से मिली थी जी। तो सिंगापुर में हम स्ट्रैटेजिक अपनी रिलेशनशिप को नए आयाम देंगे और ब्रुनई के साथ हम अपने आगे बढ़ने का रास्ता इसको थोड़ा और डिटेल में मैं आपसे समझूंगा। और डॉक्टर कौशल भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कौशल क्योंकि खुद एक वैज्ञानिक और वहाँ पर व्यवसायी भी हैं सिंगापुर में, भारत सिंगापुर दोनों जगह वो काम करते हैं, तो हम उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर अंशु मुझे बताइए कि अप्रवासी भारतीय जो हैं वो बड़े प्रसन्न रहते हैं और होना भी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जहाँ भी जिस भी देश में जाते हैं बड़ा ज़ोरदार स्वागत होता है। कितना फर्क पड़ता है और कितनी सोच होती होगी कि वहां रहने वाले भारतीय या जो भारतीयों का, क्योंकि सिंगापुर एक ऐसी जगह है जहां पर भारतीयों का पढ़ाई के लिए, युवाओं का जाना हो, काम करने के लिए जाना हो, बड़ी तादाद में होता है। इस तरह की यात्राएं इसमें कितना फायदा पहुंचाती हैं, कितना एनकरेज करती हैं जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको?
बड़ा ही महत्वपूर्ण है भारतीय मूल के लोगों के लिए जब इस प्रकार की यात्राएं किसी भी देश में ये भारतीय बसे हुए हो, अप्रवासी भारतीय। इसका एक उदाहरण दूंगी। आज जब मोदी जी ब्रुनेई से सिंगापुर के लिए निकले तो इसी बीच सिंगापुर की एक बहुत लीडिंग कंपनी ने इस बात की घोषणा की कि उनका पहले ही निवेश भारत में है। वो कई वर्ष पहले बैंगलोर में आईटी पार्क डेवलप कर चुके हैं और अब वो अपने निवेश को 4 गुना बढ़ाने वाले हैं। इसको जब हम टेंजिबल इसको नंबर्स में देखें तो ये 90,000 करोड़ का निवेश होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इसका फायदा तो कहीं ना कहीं भारतीयों को मिलेगा। इसके अलावा देखिए, हम आज वहां महिलाएं बड़ी खुश थी। सिंगापुर में जब माननीय प्रधानमंत्री पहुंचने वाले थे तो उन्होंने बताया कि भीम यूपीआई के सिंगापुर में होने से उनको अलग अलग दृष्टि से बड़ा फायदा है। तो ये एक भारतीयों को ग्रास रूट लेवल पर तो फायदा मिल ही रहा है प्रवीण जी। एक और महत्वपूर्ण बात ये कि जो सिंगापुर में रह रहे लोग हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से अपना योगदान दे रहे हैं सिंगापुर की अर्थव्यवस्था के साथ, तो वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण एंगल हम यहाँ पर देख सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और इसी प्रकार का एक अध्याय, हालांकि ब्रुनेई में अभी इस प्रकार की हमें स्थिति नहीं दिखाई देती, पर हम जी इसको डेवलप कर सकते हैं, इसको विकसित कर सकते हैं। जी डॉक्टर कौशल, क्योंकि आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप लंबे समय से सिंगापुर में हैं, वहाँ के व्यवसाय को भी समझते हैं, आपको क्या लगता है कि भारत और सिंगापुर के बीच के एक्सचेंजेस, मुझे थोड़ा सा इसका अनुभव है क्योंकि मैं कुछ हद तक इन्वॉल्व रहा, जो स्टार्टअप्स वहाँ काम करते हैं और फिर यहाँ देश में आते हैं, तो उस कनेक्शन को मैं समझता हूँ। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये यात्राएँ वहाँ के उद्यमियों को यहाँ लाने में या वहाँ की तकनीक को भारत लाने में कितनी मददगार होती हैं, और क्या एक्सपेक्टेशन आपकी है इस यात्रा के बाद? धन्यवाद प्रवीण जी। जो फेलो पैनलिस्ट ने पॉइंट रेज किए वो वैलिड है और इसी को एक्सटेंड करते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ का लोकल पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा कि यहाँ से हमें इस चीज़ों को कैसे देखा जाता है। तो जो जो एनआरआईज या जो भारतीय कम्युनिटी के लोग यहाँ पे हैं, उनको एक्चुअली इस चीज से बहुत बल मिलता है, क्योंकि जैसे कि भारत और सिंगापुर के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे ही हैं, और अगर बिजनेस फ्रंट पे देखें तो सिंगापुर का बहुत बड़ा स्टेक है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के अंदर, क्योंकि सिंगापुर मेरे ख्याल से 23% ऑफ द टोटल एफडीआई लाता है इंडिया में, जस्ट आफ्टर मॉरिशियस। एंड जो बायलैटरल ट्रेड है वो 30 बिलियन का है। तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी में सिंगापुर का डायरेक्ट और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी रहता है। अब इन चीजों को अगर हम देखें तो जब ऐसे बड़ी स्टेट लीडर्स की विजिट्स होती हैं, मोदी जी का 2014 के बाद मेरा ख्याल है 5वां विजिट रहा है ये, और ये एक स्टेटमेंट देता है कि इंडिया सिंगापुर को किस लेवल पे देख रहा है। साउथ ईस्ट एशिया का हमारा गेटवे है सिंगापुर, और इस वजह से जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो विद इन सिंगापुर है, इनका भारत के प्रति जो रवैया है वो बहुत अलग बन जाता है, क्योंकि ये बहुत फ्रेंडली पॉलिसीज आ जाती है। डॉक्टर कौशल, आपकी बात जो है वो थोड़ी सी रह गई थी, मुझे तकनीक बताएं, फिर मैं बाकी के कमेंट भी लेता हूं। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो इमीडिएट आपको लगता है कि इंडिया आनी चाहिए, या क्या एक्सपेक्टेशन है कि कुछ काम रुके हों, ये काम होने चाहिए? क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सिंगापुर और भारत दोनों जगह पर व्यवसाय करते हैं, तो कुछ चैलेंजेस आप लोगों को फेस करने पड़ते होंगे। जी देखिए, कोलैबोरेशन की अगर बात करें तो सिंगापुर इंडिया कोलैबोरेशन जो है वो हमेशा टेक्नोलॉजी एंड साइंस के करीब रहा है। हम लोग खुद डीप टेक एसएमईज चलाते हैं यहाँ पे, बोथ इन सिंगापुर एंड इंडिया। तो हमने देखा है कि सिंगापुर का नेचुरल इंक्लिनेशन है कि इन डायरेक्शंस में आगे जाए। जब हम इसको थोड़ा सा और इन डेप्थ समझे तो ये इंडस्ट्री लेवल पे कोलैबोरेशंस होते हैं, ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे होते हैं, ये इवन स्टूडेंट्स लेवल पे होते हैं। इनफैक्ट ये मोदी के विजिट का एक ऑफिशियल एजेंडा पॉइंट जो है, ये पीपल टू पीपल कोलैबोरेशन भी रहा है इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एरियाज। अगर हम देखें तो सस्टेनेबिलिटी जो एक एरिया है जो पीएम मोदी के एजेंडे पे हमेशा टॉप में फीचर करता है, इसमें सिंगापुर ने बहुत बढ़िया काम किया। जैसे आपने भी बताया कि वाटर स्टोरी ऑफ सिंगापुर जो है वो बहुत बेहतरीन है। द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो जिस लेवल पे होता है, और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एक्चुअली 40% ऑफ द वेस्ट वाटर वो ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिला के पिया जाता है सिंगापुर के अंदर। यहाँ पे वाटर फिल्टर्स की आवश्यकता नहीं, आप टैप वाटर पीते हैं। तो ये सारी जो सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड चीजें हैं, फिर आप जो है वो जलवायु परिवर्तन या जिसको हम ग्लोबल, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी अपने आप में कमाल का है। वहां पर नदियां की नदियां, हालांकि बारिश जो है, लेकिन हम देखते हैं हिंदुस्तान में भी कई जगहों पर बहुत बारिश होती है, लेकिन हम पानी को लेकर उतने चिंतित इसलिए नहीं क्योंकि आज कमी नहीं है हमारे पास में। और ये बड़ी समस्या है कि जिसके पास जो चीज बहुतायत में होती है उसकी अनदेखी करते रहते हैं जब तक समस्या ना आ जाए। सिंगापुर ने इससे बिल्कुल विपरीत
परेशानियों से शुरुआत की थी, तो उन्होंने पहले परेशानियों को दूर करने में ज्यादा जोर लगाया। अचल जी, आपको क्या लगता है कि सिंगापुर से हम क्या क्या सीख सकते हैं और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है इस यात्रा के बाद आनी चाहिए भारत? देखिए, सिंगापुर से जैसे कौशल साहब ने भी कहा, हमारा एम्फोसिस जो है वो 3-4 बहुत ही एक्सप्लिसिट एरियाज में है। एक तो बायलैटरल ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट्स की जहाँ तक बात करें तो आसियान के अंदर लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है, अब इवन वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो करीब एक क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट शायद $160 बिलियन की है। पिछले साल ही करीब 12 बिलियन डॉलर आए थे। तो एक तो आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट को और किस लेवल पे ले जाया जा सकता है। उसके बाद हमारा सिंगापुर जैसी कंट्रीज के साथ कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से, बिकॉज हमें अगर डेवलप होना है तो हमें काफ़ी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। अब इतना फाइनेंस की हमें उतनी ज़रूरत उतनी नहीं है जितनी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। और टेक्नोलॉजी में भी जो सिंगापुर के साथ हमारा खास एम्फेसिस है वो डिजिटलाइजेशन पे है, डिजिटल कनेक्टिविटी के ऊपर है। और जिस बात की चर्चा हो रही है इस समय सबसे ज़्यादा, वो सेमीकंडक्टर्स के बारे में। ऑलरेडी इस दिशा में काफ़ी कुछ काम हो चुका है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने की दिशा में अगर कोई यहाँ से आउटकम निकलती है तो, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स का एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हमने पिछले कुछ समय से काफ़ी जोर दिया है। ये हमारी सप्लाई चेन्स के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर सप्लाई चेन्स टूट जाती है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड तो फिर बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन जो है आप जानते हैं ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में। तो सेमीकंडक्टर है, उसके बाद बहुत सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो सुपर बुलेट ट्रेन ले लीजिए, और मेट्रो में भी कई जगह जापान की भी है, थोड़ा बहुत सिंगापुर की भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह रहती हैं। तो कुल मिला के हाई टेक्नोलॉजी, कटिंग टेक्नोलॉजी, और उसमें स्पेसिफिकली डिजिटल कनेक्टिविटी और यूपीआई पेमेंट जैसे उसके बारे में भी कुछ चल रहा है। संजीव जी, शुरुआत आपसे ही इस सेगमेंट की करना चाहूँगा। हमने कुछ बातें की, डॉक्टर कौशल को आपने सुना, अचल जी को आपने सुना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिंगापुर को एक आइडियल, एक मॉडल के तौर पर कई लोग रखते हैं। हालांकि भारत के किसी शहर जितना ही उसका आकार है। हाँ, अगर जनसंख्या घनत्व की या डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो उस मामले में वो एक आइडियल सचमुच बनता है कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। और सारी चीज़ें जब सरकारी तंत्र के पास होती हैं, चाहे वो हाउसिंग हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऐसा बहुत कुछ है जो सिंगापुर ने करके दिखाया। और हमारे यहाँ हमेशा इसकी बात होती है। हम क्या सीख सकते हैं और किस तरीके से इसको रेप्लिकेट करने में क्या चुनौतियां आती हैं? आपको लगता है कि आने वाला समय जो है वो हमको भी ऐसा ही देखने को मिलेगा कि हम उसी रफ्तार से आगे बढ़ पाएं? प्रवीण जी, आपका ये जो सवाल है बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। और यहाँ पर मैं सिंगापुर के जो पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू का जिक्र अवश्य करना चाहूंगा, कि जिनके की विजनरी नेतृत्व की वजह से आज सिंगापुर उस मुकाम पे है कि वो विश्व की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा स्थान रखता है। भारत की अगर बात करें तो वर्तमान समय में तो जो भारत में जितने भी एफडीआई का इन्वेस्टमेंट होता है उसका टॉप जो सोर्स है वो सिंगापुर है। भारत और सिंगापुर के जो आर्थिक संबंध है उसमें सिंगापुर हमारा 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और सिंगापुर के जो क्रिटिकल सेक्टर्स को सारी चुनौतियों के बावजूद, जैसा कि आपने स्वयं जिक्र किया कि उनके पास पीने के पानी की समस्या हुआ करती थी, जो गरीबी का आलम बहुत ही खराब था, और सारी जो चुनौतियों के बावजूद सिंगापुर को एक इतने निचले स्तर से एक विकसित अर्थव्यवस्था की तरीके से, विकसित राष्ट्र की तरीके से लाके खड़ा कर देने का जो कार्य ली कुआन यू के नेतृत्व में किया गया वो पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है। और इसी वजह से ली कुआन यू को पूरे विश्व में एक विजनरी लीडर्स की अगर जब हम बात करते हैं तो उन्हें एक महान नेता के रूप में जाना जाता है। और भारत जाहिर है कि उनसे बहुत कुछ सीख सकता है, उनके नेतृत्व से बहुत कुछ सीख सकता है। हमने ये देखा था कि जब ली कुआन यू की पासिंग हुई थी, जब उनका देहांत हुआ था, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक व्यक्तिगत यात्रा सिंगापुर की थी और उनकी वो अंतिम जो है अंत्येष्टि के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ली कुआन यू का बहुत सम्मान करते हैं, पूरे सिंगापुर के विजन का बहुत सम्मान करते हैं। और वो जाहिर है कि वर्तमान समय में जिस तरीके से एक विकसित भारत को बनाने का विजन उन्होंने जो रखा है वो कहीं ना कहीं सिंगापुर से भी वो प्रभावित है, मैं ऐसा मानता हूं। और मेरा ऐसा मानना है प्रवीण जी
कि अगर किसी भी राष्ट्र को, चाहे वो छोटा से छोटा राष्ट्र हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा राष्ट्र हो, उसके पास यदि विजनरी नेतृत्व आ जाता है तो वो राष्ट्र का कायाकल्प कर सकता है, पूरे राष्ट्र को बहुत आपने करके रख ठीक सकता कहा, है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने मुझे एक पॉइंट भी दिया है और इस पर मैं बहुत विचार करता हूं, मतलब मैं खुद भी कुछ लिखता हूं तो इस पर बड़ा विचार करता हूं। अंशु जी थोड़ा सा इसमें आप मदद करिए। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था बिल्कुल अलग है दुनिया में, सबसे खूबसूरत लोकतंत्र है एक तो, और सिंगापुर या अन्य देशों के बारे में हालांकि वो भी बहुत खूबसूरत है, मैं जानता हूं कि वहां पर, लेकिन एक सॉफ्ट डिक्टेटरशिप ये भी कहा जाता है क्योंकि एक ही नेतृत्व चला आ रहा है, उस तरह नहीं कि राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार अलग अलग, और बहुत सारी चुनौतियां हमारे साथ। व्यवहारिक पहलू मुझे बताइए, फिर भी हम किसी से पीछे क्यों रहें? जब भी हम विदेश जाते हैं उसके बाद हमें ये क्यों सोचना पड़े अरे ऐसा हमारे यहां क्यों नहीं होता? तो हम कहाँ किसी से पीछे हैं प्रवीण जी। ये जो लगातार माननीय प्रधानमंत्री की यात्राएं चल रही हैं, देखिए ब्रुनेई की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो हिंद प्रशांत को न्यूट्रल रखने के परिप्रेक्ष्य से, द्विपक्षीय संबंधों को एक आगे बढ़ाने के परिप्रेक्ष्य से, और विशेषकर तकनीकी के क्षेत्र में हम कहाँ कहाँ आगे बढ़ सकते हैं, इस पे बात हुई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विस्तारवाद में नहीं, विकास में विश्वास रखते हैं। तो वहां पर कुछ ऐसे कॉमन एरियाज अब सामने आए जिसको लेकर के कि एक रोड मैप सामने आएगा। अगर हम सिंगापुर को देखें तो बहुत बड़ा निवेश, सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक देश है भारत में, और भारत की तरफ से हम यदि देखें तो चाहे स्पेस कोलैबोरेशन का क्षेत्र हो या अब ये सेमीकंडक्टर को लेकर के कुछ बड़ी नहीं, अपॉर्चुनिटी। मेरा अंशु जी सवाल ये है कि मतलब मैं बेसिक्स पर, ये तो बड़ी बड़ी चीजें तो हो गई, अचल जी ने भी इस पर, जैसे क्लीनलीनेस, हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, लेकिन आप सिंगापुर की क्लीनलीनेस और वहां पर जो कानून है, कड़े कानून, च्युइंगम का इस्तेमाल नहीं होना, कचरा फेंक दिया तो फिर जो फाइन लगता है सोच भी नहीं सकता। गाड़ियों को डिस्करेज करने के लिए गाड़ी रखना किसी के लिए मुमकिन ही नहीं है, इतने हैवी चार्जेस है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलबत्ता इतना बेहतर है कि लोगों को बहुत ज्यादा कमी महसूस नहीं होती कि उनके पास अपनी, मैं इन चीजों की बात कर रहा हूं कि इसको इंप्लीमेंट करने में, और मुझे लगता है कि इस पर काम हो रहा है। आपको लगता है आने वाले समय में होगा या जी? एक बहुत बड़ी आबादी के साथ जब हम इन तमाम लक्ष्यों पर काम करते हैं तो निश्चित तौर पर बाधाएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं। तो इसको, जो हमारे ये तमाम राष्ट्रीय लक्ष्य हैं, इनको हम ग्रास रूट लेवल तक कैसे लेकर के जाएं, इसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, पीपल्स पार्टिसिपेशन होना चाहिए। वही भारतीय जो यहाँ पर यहाँ वहां कचरा फेंक देते हैं, वो जब अमेरिका या सिंगापुर जैसे देशों की यात्रा करते हैं तो वहां पर वो बड़े लॉ अबाइडिंग लोग बन जाते हैं, या जब वहां की सिटीजनशिप लेते हैं। तो यहाँ पर प्रवीण जी समस्या ये ना, हमारे माइंडसेट्स में समस्या है। तो हर एक भारतीय जब अपना योगदान देगा राष्ट्र निर्माण को, तब वास्तविक दृष्टि से जो हम जिस प्रकार के भारत की संकल्पना कर रहे हैं, विकसित भारत की संकल्पना कर रहे हैं, वो हो पाएगी। क्योंकि नियम कानून बन सकते हैं, पर जिस प्रकार का लोकतंत्र हम है और हाईली डेंस्ड पॉपुलेटेड हम एक देश है, उस दृष्टि से चुनौतियां हैं। मैंने ये जानबूझकर सवाल रखा। देखिए, हम आप बात करते रहे, सेमीकंडक्टर की बात करते रहे, हम बड़ी बड़ी डील्स की, और इस पैनल पर हम कुछ भी बात कर लें, जो होना है वो तो चल ही रहा है। और निश्चित तौर पर किसी भी देश की सरकार अपने देश के भले के लिए हर मुमकिन पहल करेगी, और भारत चाह ही रहा होगा कि लेकिन बेसिकली जब दर्शक इसको देख रहे हैं तो उनको भी समझना चाहिए, उनके मन में ख्यालात आते हैं कि हम जो है वो दुनिया घूमने जाते हैं या दूसरे देशों में जाते हैं। हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि इस शहर को ऐसा बना देंगे, वैसा बना देंगे। कुछ मॉडल सिटीज हैं भी, इंदौर जैसे शहर हैं भी जिन्होंने स्वच्छता में, बिल्कुल यही बात कहना चाह रही थी कि आप इंदौर और उज्जैन जैसे शहरों में जाएं, मध्य प्रदेश, तो वहां पर जिस प्रकार से लोगों ने अपने आप का एक पार्टिसिपेशन, अपना योगदान देकर के इन शहरों को साफ सुथरा बनाया है, वो देखने लायक। मैं इस पर इसलिए लंबा नहीं जाऊंगा, लोग, मेरा शहर है एक्चुअली वो, तो लोग बोलेंगे कि अपने शहर की तो डॉक्टर कौशल, आप जरा मुझे बताइए कि आप क्योंकि दोनों जगह का फर्क जानते हैं, सिंगापुर में लंबे समय से रह रहे हैं, अब वहां के निवासी भी हैं और भारत में रहे ही हैं आप, तो यहां का भी देखा है, क्या डिफरेंस आप पाते हैं और क्या चेंजेस वर्तमान दौर, और आपको क्या लगता है कि हाँ फिजिबल है कि भले ही आप जनसंख्या घनत्व और ये सारी चीजों को छोड़ दें, आकार को छोड़ दें, कुछ मॉडल्स हैं जिनको अपनाया जाना चाहिए, बहुत व्यवहारिक है लेकिन कुछ अड़चनें आती हैं, थोड़ा सा वो समझाएं। देखिए प्रवीण जी, एक पहलू तो हमने डिस्कस कर लिया कि एक विजन होना चाहिए, जो विजनरी लीडरशिप आज हमारे देश में है। पिछले कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं कि वो विजन की कमी नहीं है, लेकिन कुछ बिंदु है जिसके अंदर अभी भी हम काम कर सकते हैं। जैसे कि विजन को जमीन पे उतारने के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन लगता है, उसके लिए बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच होना चाहिए। हम लोग जब यहाँ पे किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट उतारते हैं, जब जमीन पे जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो बहुत सिस्टमिक है। आज ले कुआन यू नहीं रहे,
लेकिन ये कंट्री जो है ये केओस में नहीं चला गया, बल्कि अगर यहाँ पे कोई भी प्राइम मिनिस्टर ना हो तो सिस्टम्स अपने आप जो है वो इम्प्लीमेंटेशन को बहुत अच्छे से गाइड करती है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा कि ये बहुत मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी है जो रिडंडेंसीज को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता है। तो अगर समझो कि आप इस सिस्टम में बैठ नहीं रहे हो तो आपको पोजीशन ऑफ पावर पे या जहां पे इन्फ्लुएंस हो सकता है वहां पे आपको ज्यादातर रखा नहीं जाएगा, बिकॉज इसका सीधा जो है वो रिडंडेंसी इंप्लीमेंटेशन में बाधा बनता है। कुछ एक जगहों पे हमने भारत में जब काम किया तो इन चीजों को हमने जो है जमीनी तौर पे देखा है। लास्टली अगेन ये जो सिस्टम्स है ये ऐसी है कि वही लोग जैसे अभी हम फेलो पैनलिस्ट ने भी बताया कि इंडियंस ही है जो सिंगापुर में बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूट कर पा रहे। डीबीएस के जो सीईओ है वो इंडियन रहे, अभी अभी उनका जो है वो चेंज आया है, बट बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे इंडियन ही रहे और यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। बिकॉज हम यहाँ पे कचरा नहीं रास्ते पे करते, बिकॉज वो माइंडसेट के साथ साथ सिस्टम है। लोगों को पता है कि यहाँ पे फाइन बहुत ज्यादा है और जब आप डालोगे तो कोई आके आपको पकड़ ही लेगा। तो इट इज अबाउट इंप्लीमेंटिंग योर विजन इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे, जहां पे कोई रिडंडेंसी का कोई स्कोप नहीं रहता है। और इस चीज को हम जो है ना वो थोड़ा सा अपने सिस्टम्स में अगर उतारे तो हमारा फुल पोटेंशियल अनलॉक करने में मेरा ख्याल है हमें मदद मिल सकती है इंडिया। और इसमें तकनीक का कितना सहयोग रहा है, क्योंकि सिंगापुर इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तो क्या है कि रिसोर्सेस की कमी है, मैन पावर बहुत कम है। यहाँ पे केले से लेके पेट्रोल तक सारी चीजें बाहर से आती है। यहाँ पे रिसोर्सेस नहीं है, हम लोग मट्टी बाहर से खरीद के बिल्डिंगें बनाते हैं, पानी बाहर से आता था एक जमाने में। तो ये बहुत रिसोर्स कंस्ट्रेंट कंट्रीज है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करेंगे तो आप जो है वो उस गति से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर आप सिस्टम्स भी बना लीजिए। तो इन्होंने जो है ये जब से इंडिपेंडेंस आया तो उन्होंने बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर, बहुत ज्यादा सिस्टम्स के ऊपर, लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर बहुत इन्होंने काम किया है। और एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक ढांचा बन गया है कि आज कोई भी अगर यहाँ पे नेता आए या ये आए तो जो एक बेसिक इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है ये जो है ये अनपर्टर्ब्ड रहता है, मैं कहूँगा अनडिस्टर्ब्ड रहता है। और इसका फायदा हमें डेफिनेटली दिख रहा है। जी अचल जी, आप तो खैर दुनिया में कई जगहों पर रहे, महत्वपूर्ण आपने भूमिकाएं भी निभाई। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम ये कह तो देते हैं कि हमें इससे ये सीखना, और किसी से सीखना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं, कहीं भी कुछ अच्छा हमने बहुत कुछ अडॉप्ट किया है, ये भी हम जानते हैं, चाहे वो हमारी पॉलिटिक्स में हो चाहे हमारी दूसरी व्यवस्थाओं में, हमने बहुत कुछ अडॉप्ट किया है। आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका एडॉप्टेशन करने में या इम्प्लीमेंटेशन जो डॉक्टर कौशल कह रहे हैं वहाँ पर कमी रह जाती है, बाकी और कोई व्यवहारिक समस्या नहीं है? अब प्रवीण जी देखिए, एक बात तो ये है कि जब हम भारत को किसी भी दूसरे देश से कंपेयर करते हैं, खास तौर से अगर आप सिंगापुर के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो हमें ध्यान देना होगा कि हमारी जो असिमेट्रीज है, असमानताएं हैं, वो कितनी बड़ी हैं। अब एक तरफ बात कर रहे हैं 56 लाख लोग, और जो वहाँ का एरिया है शायद दिल्ली की जनकपुरी और रोहिणी को मिला के शायद उसके बराबर होगा। और दूसरी तरफ आप बात करें 140 करोड़ लोगों की, तो सिंगापुर का मॉडल अगर हम कहें कि हम रेप्लिकेट कर दें सुओ मोटो ऐसे का ऐसा उठा के, वो बहुत मुश्किल है। वेरी गुड एग्जाम्पल। आपने जो एग्जाम्पल दिया ना उसने मुझे थोड़ा सा बोलने पर मजबूर किया। दिल्ली में अभी जल समस्या हमने देखी और हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम वहीं देखते हैं कि इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, पर जल समस्या कभी नहीं। 24 घंटे पानी है, टैप वाटर जो है ऐसा आता है कि पी सकते हो आप। नहीं, वो वहाँ पे जो डॉक्टर अंशु जोशी जी ने कहा कि वहाँ माइंडसेट की भी बात है, वहाँ पुअर मैनेजमेंट की बात है। और मैं जो बात अपनी खत्म करने वाला था वो ये था कि ये मॉडल ऑल ओवर इंडिया इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन सेलेक्टिवली किए जा सकते हैं। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में जो हमने स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट चलाया है, उसी बात को ध्यान में लगाया कि भाई एक साथ हम पूरे भारत में तो नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। आप मुझे चर्चा में वहां ले आए जहां मैं खुद आना चाहता था। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूंगा कि मैं इस जगह पर आना चाह रहा था। अचल जी, आपकी बात स्मार्ट सिटी पर रुकी थी, मैं उसमें स्मार्ट विलेजेस भी जोड़ देता हूं, क्योंकि भारत यानी गांव का देश हमेशा से कहा जाता रहा। भारत यानी किसानों का देश। अब खेती किसानी से तो दूर दूर तक पाला नहीं पड़ता है, तो केला भी लाना पड़ता है, जैसा डॉक्टर कौशल ने बताया कि सारी चीज़ें जो है आपको खरीदनी पड़ती हैं। और हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन है, खेती किसानी, तो हमें किसानों, विलेजेस और फिर स्मार्ट सिटी, इन पर फोकस करना है। थोड़ा सा इसको बताएं कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और किस तरफ जाता हुआ देखते हैं इस विजन को।
अचल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप जी सॉरी, एक बार थोड़ा सवाल मेरा सवाल ये था कि आपने स्मार्ट सिटी पर बात छोड़ी थी, स्मार्ट विलेजेस और किसानों की मैं बात कर रहा था। किसान प्रधान, कृषि प्रधान हमारा देश है, और जैसा अभी डॉक्टर कौशल ने बताया कि वहाँ सिंगापुर में तो केले या अन्य उत्पाद भी बाहर से लाने पड़ते हैं, खेती किसानी की संभावनाएं हैं नहीं वहाँ पर, लेकिन हम जो हैं वो किसानों पर और गाँवों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इस लिहाज से आप बताएं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे काम आ सकती हैं। नहीं, देखिए जैसे इजराइल से हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी दे रहे हैं कल्टीवेशन के लिए, उनकी एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता सिंगापुर एग्रीकल्चर में पर से बहुत आगे बढ़ा हुआ है, काफ़ी कुछ इम्पोर्ट्स पे डिपेंड करता है। और भारत की उपलब्धि एग्रीकल्चर में कोई कम नहीं है। आप देखिए, कंपेयर करिए, जब हम आज़ाद हुए थे, मुझे तो अभी भी अपना बचपन याद है, PL 480 में लाल रंग का गेहूं अमेरिका से आया करता था एज ए चैरिटी। तब से अब तक हमने फूड सिक्योरिटी कम से कम अपने देश के लिए कर दी है। जी। अब हमें सिर्फ न्यूट्रिशन सिक्योरिटी जो है उसकी ज़रूरत है कि सबको भरपूर खाना मिलना चाहिए, लेकिन हम एक्सपोर्ट भी करने की पोजीशन में है। खाली ये कि राजनीति बहुत हो रही है हमारे यहाँ, तो वो उस विषय पे मैं जाना नहीं चाहूँगा, वो थोड़े हम फिर भटक जाएंगे। और मैं दिन भर मुद्दे से यही भटक करता हूं, दिन भर मुझे यही करना पड़ता है पैनलिस्ट के साथ। वैसे हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, ये सचमुच में हमने फेजेस में बहुत सारे काम किए हैं, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने काम नहीं किए हैं। तो आप कुछ और ऐड करना चाहें तो करें, फिर मैं बाकी मैं ये कह रहा था कि अब टाइम आ गया है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इसमें इस्तेमाल किया जाए। अब वो एक जमाना था जब हमारे जो किसान भाई हैं, उनके पूरे पूरे परिवार जो थे उसमें थे, मैन पावर की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब वो भी बाहर निकल रहे हैं वहां से। हर कोई एग्रीकल्चर में नहीं रहना चाहता जी। तो अब टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने का काफी स्कोप है एज कम्पेयर पिछले कुछ 10-20-50 साल डॉक्टर कौशल, आप जी, सिंगापुर जो जी लास्ट बात करना थी कि सिंगापुर की आम जनता ने काफी बड़ी कीमत चुकाई है इस स्टेज तक पहुंचने के लिए, चाहे वो डेमोक्रेसी हो। आप जिसे फाइन सिटी बोलते हैं, जब मैं सिंगापुर जाता हूँ तो सब लोग कहते हैं दिस इज अ सिटी ऑफ फाइन्स। हर बात पे आपको फाइन लगेगा यार। जी जी तो जी, बिल्कुल। बस इतना ही कहूंगा। एक और दिलचस्प पहलू है, मैं भी ऐड कर देता हूं, मेरा भी मन किया कि ये इसमें कई चीजें मुझे याद आ रही थी। जैसे कि वहां अगर आप रह रहे हैं किसी सोसाइटी में, तो जिस तरह से यहां पर समाज में जैसे तमिल हैं या चाइनीज की सबसे बड़ी तादाद है, मलय यहां पर बड़ी तादाद में है, इंडियन तमिल है, जिस परसेंटेज में यहां की जनसंख्या उसी परसेंटेज में सोसाइटीज में लोग रहते हैं, ताकि वो एक दूसरे के कल्चर को समझे। वहां पर ये रिलीजन या एक दूसरे के खिलाफ या और बच्चों के फैंसी ड्रेसेस कंपटीशन होते हैं, तो हम देखते हैं कि वो दूसरे धर्मों के, डॉक्टर कौशल शायद ये मैं जो कह रहा हूं जानकारी आप तो खैर विटनेस भी करते होंगे, तो ये भी है कि वहां पर कल्चरल कोई डिफरेंसेस ना हो का विशेष ध्यान रखा जाता है, और ये भी बड़ी ताकत है, और ये भी दर्शकों को और आम लोगों को समझना बड़ा जरूरी है। डॉक्टर कौशल, आप किस तरह की तकनीक पर काम करते हैं और भारत में उस तकनीक को कितना लिया जा रहा है, और क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है कि और क्या होना चाहिए? देखिए, टेक्नोलॉजी स्ट्रेस तो काफी एरियाज में है। हम लोग सस्टेनेबिलिटी में काम करते हैं, जो कि वाटर सेक्टर उसका एक हिस्सा है। भारत ने स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव हो गया या स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव हो गया, इसके अंतर्गत बहुत ज्यादा इस पे काम किया है, और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने खुद, मतलब जो ग्रामीण इलाके हैं भारत के, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, इनके अंदर हमने चीजों को देखा हुआ है। जब ये हर घर जल की बात होती है, तो ये काम एक्चुअली इम्प्लीमेंट हुआ है। और नई नई टेक्नोलॉजीज के लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ओपन है, बहुत ज्यादा फंड एलोकेशन हो रहा है इसके अंदर, और ओपननेस है। तो जब हम वाटर, अच्छा, तो ये सिंगापुर वाले लोगों को प्रेफर किया जा रहा है, ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, ऐसा कुछ है? अनफॉर्चुनेटली ऐसा तो नहीं दिखा मुझे। तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि ऐसा होना चाहिए, आप लोगों को ज्यादा अवसर मिले। देखिए, जो अच्छी टेक्नोलॉजी है, जो अपने लोगों को जिससे फायदा हो सके, जो हमारी बाउंड्री कंडीशंस में फिट बैठती है, फिर वो सिंगापुर से आए, चाहे इजराइल से आए, चाहे यूएस से आए, चाहे अपनी होम ग्रोन। ठीक बात है, ठीक बात है। वो बेहतर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और सचमुच में वो लोगों के जीवन को बदल पाए। संजीव जी, मुझे आप बताएं कि हम लोग जो है कई मॉडल्स की बात करते हैं, अचल जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि कंपेयर नहीं कर सकते हैं, फिर भी इच्छा होती है कि हमारे देश में भी सड़कें, साफ सफाई और उसके प्रयास भी हो रहे हैं, मैं देखता हूं कि ऐसा नहीं कि हो रहे हैं,
पर आपको लगता है कि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं और ये जो अलग अलग विदेश यात्राएं हो रही हैं इससे हमारे भीतर भी परिवर्तन आता है, थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से, कि कैसे आता है और क्या ला पाते हैं हम उनसे? प्रवीण जी, जैसा कि आंचल सर ने कहा कि भारत और सिंगापुर के बीच में एसिमेट्रीज बहुत है, असमानताएं बहुत बड़ी हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, 140 करोड़ की आबादी है, और इस राष्ट्र को गवर्न करना जाहिर है कि उसमें अनेक चुनौतियां आ सकती हैं। और सिंगापुर कंपैरेटिवली एक बहुत ही एक छोटा समाज है, छोटा राष्ट्र है। और लेकिन जो सिंगापुर का जो मॉडल है उसको हम अपने गवर्नेंस के रिफॉर्म्स में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिंगापुर में डेमोक्रेसी डेफिसिट अवश्य है और जिसकी की चर्चा अभी अचल सर ने की, लेकिन अगर इसके पॉजिटिव साइड से हम सीखने की बात करें, और जो कि मेरा मानना है कि हर एक राष्ट्र के जो भी सकारात्मक पहलू होते हैं उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, उस पर सीखना चाहिए। पॉइंट। और चाहे वो हमारा स्मार्ट सिटी मिशन हो, चाहे वो स्मार्ट विलेजेस का मिशन हो, उसको हम अधिक से अधिक बेहतर तरीके से कैसे इंप्लीमेंट करें, उस दिशा में हम सिंगापुर से बहुत कुछ जी हाँ, गवर्नेंस की जब बात संजीव जी कर रहे हैं तो ये इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी की जो बात हो रही है ना, उसी पर उनका फोकस है कि वहां पर वो जो लाल फीताशाही या बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ कही जाती है, वो गवर्नेंस उस लेवल पर अच्छा होना चाहिए। ये पॉलिटिकल बात नहीं है, ये इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी की बात है। डॉक्टर अंशु, हमारे यहाँ राजनीति बहुत अलग है, पूरे दुनिया की राजनीति अलग है और भारत की राजनीति एकदम अलग, और हमारा कल्चर जो है जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत डाइवर्स है, बहुरंगी है। हम हमेशा सकारात्मक बोलते हैं लेकिन वो चुनौतियां भी लाता है। तो ये दो चीज़ों को साधते हुए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, मैं चाहूँगा कि चलते चलते आपका कमेंट इस पर हो। निश्चित तौर पर अनेकता में एकता तो भारत की संस्कृति की पहचान है। इससे जुड़ी जो चुनौतियां हैं वो आंतरिक राजनीति से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसको यदि मैं विकास की दृष्टि से देखूं तो संभावनाएं भी हैं। जिस तरह से आईसीटी का भारत में विकास हुआ है और जिस प्रकार से हैदराबाद या बेंगलोर या पुणे जैसे शहर विकसित हुए हैं, और इसको आपके पिछले प्रश्न से भी जोड़ के उत्तर देना चाहूंगी कि इसमें जैसे सिंगापुर या इस प्रकार के निवेशक देशों ने निवेश किया, हमारे बड़े बड़े आईसीटी पार्क्स बने, इसमें अलग अलग संस्कृति के बच्चे आए, नौकरियां की, इसमें जो निचले तबके के लोग थे उनको भी व्यवसाय मिला, और वहां पर एक ई गवर्नेंस भी हमने देखी, डिजिटलाइजेशन देखा हमने कितना सफलतापूर्वक हुआ, और इसकी वजह से बड़े पैमाने पर विकास हुआ। तो जो एक नियो लिबरलाइजेशन है ना प्रवीण जी, ये इसका उत्तर है, जिसमें कि हम अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को कायम रखते हुए, अपनी विविध संस्कृति को कायम रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जी, अचल जी, चलते चलते बहुत शॉर्ट में एक कमेंट आपका चाहूँगा। मुझे ये बताएं कि अभी प्रधानमंत्री जब गए हैं सिंगापुर तो इमीडिएट भारत के लोग क्या एक्सपेक्ट करें? सेमीकंडक्टर वाली बात आपने कही, या फिर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, अभी अभी जाने दो, यात्राएं चलने दो? हाँ जी जी, सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहे हैं। हाँ, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये वर्क इन प्रोग्रेस है। आप ये कहें कि कोई बहुत ही बड़ा इसमें से ये विजिट, मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा कि जहाँ जहाँ हमारे रिश्तों में कंटेंट्स अच्छे हैं, स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है 10 साल की, तो चुनौती यही है कि इसको बड़े लेवल पे कैसे ले जाया जाए। अब देखते हैं कौन से नए एग्रीमेंट्स होते हैं वहाँ पे, लेकिन जैसा बात हो ही रही है कि हम नए नए एरियाज एक्सप्लोर कर रहे हैं, और वो उसका जो पूरा चलिए, focus ये अच्छी बात आपने कही कि देखते हैं और एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। 2 दिवसीय यात्रा है, तो मुझे लगता है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक बार फिर बैठ लेंगे, क्योंकि आज भारत का सवाल के शो का जो समय है वो यही समाप्त हो रहा है। संजीव जी, आपका बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अंशु, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अचल जी, आपका धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। डॉक्टर कौशल सागर, आपका विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा। सिंगापुर से बैठकर समझना ज़्यादा आसान था, तो उसमें आपने मदद की। तो ये एक बेहतरीन पैनल था जिससे हमने समझा सिंगापुर के साथ हमारी जो द्विपक्षीय वार्ता चल रही है, कई एग्रीमेंट साइन होंगे, वो कितने महत्व का है। फिर दूसरा, सिंगापुर को घूमने के लिए सबसे करीब का विदेश जो है उसको सिंगापुर भारत में माना जाता है। वहाँ बड़ी तादाद में लोग घूमने फिरने भी जाते हैं, उनकी इकोनॉमी में पर्यटन का भी बड़ा योगदान रहता है। लेकिन जो तकनीक है और जो वहाँ का गवर्नेंस है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा श्रीवास्तव जी ने भी कहा था कि गवर्नेंस जो है हम सीख सकते हैं और टेक्निक्स को लाया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो आज भारत का सवाल में सामने आए हैं।